तो गाइस अब हमारे पास लेजिक है, ठीक है, लेजर सब एपिथेलियल केराटोमाइल्यूसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास पीआरके और लेजिक दोनों के एडवांटेजेस जो है शामिल है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या एपिथेलियल फ्लैप को अल्कोहल की मदद से क्या रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास मैसिमो कैमिलन ने जो है 1999 में क्या है इसको इंट्रोड्यूस कराया था। लेजिक हमारे पास पीआरके से मिलता जुलता है, इसलिए क्या सर्जिकल कंसिडरेशंस में आप पीआरके वाला टॉपिक क्या देख सकते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या एपिथेलियम रिमूवल होता है, ठीक है। आपके पास एक हिंज फ्लैप क्या रिमूव किया जाता है, इसके लिए आपके पास ट्रीफाइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक एपिथेलियल ट्रीफाइन आपके पास 8.5 से 10.5 mm का, जो कि आपके पास के बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर पे क्या प्लेस किया जाता है, उस कॉर्निया के जो कि आपके पास पहले से ही उसको हमने एनेस्थाइज्ड किया होता है, ठीक है, यानी एनेस्थीसिया दिया होता है। ट्रीफाइन का 4 mm सेगमेंट जो है आपके पास ब्लंट होता है, यानी आपके पास क्या है एपिथेलियम को क्या है इंटैक्ट रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या जेंटल प्रेशर के कॉर्निया पे पड़ने से जो है आपके पास ये ट्रीफाइन जो है ये एपिथेलियम को क्या कट कर देगा और आपके पास जो नीचे का स्ट्रोमल एरिया है वो आपके पास क्या छोड़ देगा और साथ में 4 mm एपिथेलियल हिंज जो है वो भी आपके पास छोड़ देगा। इसके बाद हमने अल्कोहल ट्रीटमेंट करनी होती है, ठीक है। एपिथेलियल रिफाइनिंग के बाद क्या है इसी जगह में जहाँ पे हमने एपिथेलियम को रिमूव किया है, ठीक है, इस फ्लैप को, वहाँ पे हमने एक वेल टाइप क्या बना लेना है, कुआं टाइप बना लेना है, ठीक है, जो कि आपके पास कॉर्निया के ऊपर सेंटर हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 20% इथाइल अल्कोहल होगा और इसको हमने 60 सेकंड्स के लिए क्या है इसी पोजीशन में क्या है प्लेस करना है। उसके बाद हमने इस अल्कोहल को क्या रिमूव कर लेना है, ठीक है, सेलुलोज स्पंज की मदद से, और हमने जो है इसको BSS से क्या है अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है एपिथेलियम को। इसके बाद एपिथेलियल फ्लैप को क्या हमने सेपरेट करना होता है। तो अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बाद हमने जो है 1 मिनट तक इसका क्या वेट करना है ताकि ये हमारे पास क्या है इसको सेपरेट करना इजी हो जाए। इसके बाद एक माइक्रो होल क्या यूज़ किया जाता है, जो कि आपके पास एपिथेलियम को उसकी एजेस से जो है ट्रिफाइन मार्क्स की एजेस से आपके पास उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर एपिथेलियल फ्लैप को क्या स्लोली जो है रोल करके आपके पास हिंज की तरफ लाया जाता है, ठीक है, एक हॉकी शेप स्पैचुला की मदद से, ठीक है। जब ओटी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाऊंगा इसकी मदद से, ताकि आपके पास जो बोमेंस है मेम्ब्रेन है वो आपके पास एक्सपोज हो जाए, ठीक है, वर्क करने के लिए। कॉर्नियल स्ट्रोमल एब्लेशन आपके पास पीआरके की तरह की जाएगी, ठीक है। तो पीआरके का टॉपिक आप देख लें। अब रिपोजिशन ऑफ एपिथेलियल फ्लैप के लिए हमने एब्लेशन के बाद के कॉर्नियल सरफेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है। और जितना भी आपके पास डेब्रिस वगैरह या आपके पास कुछ प्यूम्स वगैरह लगे हों, ठीक है, तो उनको क्या हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। उसके बाद हमने एपिथेलियल फ्लैप को क्या है इरिगेटिंग कैन्युला की मदद से दोबारा क्या रोल बैक करके प्लेस करना है। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस जो है हमने फिर पेशेंट की कॉर्निया पे क्या 5 से 7 डेज तक क्या हमने लगाए रखने हैं, ठीक है, उनको हमने ये रिकमेंड करवाना है। लेजिक विद माइटोमाइसिन सी, ठीक है। तो कुछ सर्जन हमारे पास माइटोमाइसिन सी जो है 30 सेकंड्स के लिए कॉर्नियल एब्लेशन के बाद क्या यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या है BSS से क्या वॉश करते हैं। इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी है उसको हमारे पास क्या होने से क्या रोकता है, और आपके पास जो हेज़ होता है, ठीक है, कॉर्निया में हेज़ जो बन रहा होता है, ठीक है, जब आप हाई मायोपिया को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो हेज़ की कंडीशंस आपके पास क्या फिर पेशेंट्स में नहीं होंगी। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमारी इसकी जो है पीआरके और लेजिक के साथ ही मिलती जुलती है, तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। एडवांटेजेस इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, अर्ली रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है, लेस पोस्ट ऑपरेटिव हेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें एपिथेलियल हीलिंग जो है वो हमारे पास ज़रा सी इंप्रूव्ड रहती है। अब लेजिक के मुकाबले में इस लेजिक की हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉर्नियल एक्टेजिया के चांसेस आपके पास क्या कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कॉर्नियल बेड थिकनेस है वो हमारे पास ज़्यादा लेफ्ट रहती है, ठीक। फ्लैप रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे पास इस लेजिक में वो हमारे पास कम होंगे, जिस तरह की बटन होल, ठीक है, पार्शियल फ्लैप, फ्री कैस, लॉस्ट फ्लैप, फ्लैप रिंकलिंग और एपिथेलियल डाउन ग्रोथ, ये आपके पास जो है लेजिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, या आप कह लें बहुत ही रेयर चांस है। 5 डायोप्टर तक की मोर करेक्शन आपके पास क्या ये लेजिक परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें 90 माइक्रोन का सेंट्रल कॉर्निया जो है आपके पास कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है वो फर्दर अवेलेबल होता है, ठीक है, एब्लेशन के लिए। थिन कॉर्निया में हमारे पास लेजिक के बेटर ऑप्शन रहता है। इसकी वजह ये है कि आपके पास 490 माइक्रोन जैसी थिन कॉर्नियाज में भी आपके पास 6 डायोप्टर तक की मायोपिया करेक्शन आपके पास लेजिक की मदद से की जा सकती है। हाई ऑर्डर एब्रेशन जो हमारे पास लेजिक से पहले बन रहे थे वो हमारे पास इस लेजिक से काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, एक्सक्लूड हो चुके हैं। ड्राई आई की चांसेस भी हमारे पास इसमें कम है, क्योंकि इसमें कोई कॉर्नियल नर्व जो है हमारे पास वो इन्वॉल्व नहीं होती। लार्ज जोन ट्रीटमेंट जो है हमारे पास इस लेजिक सर्जरी से पॉसिबल है। पहले जो लेजिक सर्जरी हमने पढ़ी उसमें हमारे पास फ्लैप साइज़ जो है वो एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर था आपके पास के ट्रीटमेंट जोन के साइज़ के हवाले से, ठीक है, लेकिन इस लेजिक में हमारे पास कोई ऐसा जो है रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर नहीं है। अब करंट स्टेटस की बात करें, ठीक है, लेजिक और लेजिक की, तो हमारे पास लेजिक एक अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है, लेजिक के मुकाबले में, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनमें आपके पास मायोपिया 8 डायोप्टर से ज़्यादा का हो या आपके पास उनके थिन कॉर्नियाज हो, तो उसमें हमारे पास ये लेजिक अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन फिर भी लेजिक को जो है हमने अपनी चॉइस ऑफ सर्जरी नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन इज़ मोर, ठीक है। ये जो पेन है आपके पास ये आपके पास इस लेजिक के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पीआरके के मुकाबले में फिर भी कम है। डिलेड रिकवरी होती है, ठीक है, यानी आपके पास विजन जो है वो 7 से 10 डेज तक आपके पास पेशेंट की ब्लर रहेगी, ठीक है। और कॉर्नियल हेज आपके पास इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है अगर माइटोमाइसिन सी का यूज़ नहीं किया, ठीक है, जिस तरह आपके पास पीआरके में होता था। आपके पास एपीलेजिक है, ठीक है, एपिपोलिस लेजर इन सिटू केराटोमाइल्यूसिस, ठीक है। एपिपोलिस का मतलब हमारे पास क्या है सुपरफिशियल है, ग्रीक वर्ड है हमारे पास। एपिलेजिक और लेजिक में हमारे पास डिफरेंस जो है वो हमारे पास फ्लैप क्रिएशन का है, ठीक है, क्योंकि एपिलेजिक में हमारे पास जो फ्लैप है वो आपके पास के एपिकेराटोम की मदद से क्या बनाया जाता है।
पहले कैरिस ने जो है 2003 में जो है इस टेक्निक को जो है इंट्रोड्यूस कराया था। सर्जिकल टेक्निक और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है एपी लेजिक की हमारे पास लेजिक के साथ क्या सेम ही है, ठीक है, सिवाय हमारे पास क्या है इस एपिथेलियल फ्लैप के जो हमारे पास इधर डिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये क्रिएशन ऑफ एपिथेलियल फ्लैप जो है, ठीक है, पहले भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इधर आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह की आपके पास क्या है डिवाइस से आपके पास क्या है स्मूथली जो है इस कॉर्नियल एपिथेलियल को जो है हमारे पास क्या स्लिप कराया जाता है, ठीक है, जिससे आपके पास स्मूथली जो है इस फ्लैप को रिमूव कर लिया जाता है। ये डिवाइस होती है आपके पास, ठीक है, एपिकेराटोन, ठीक है, जो कि आपके पास मायोपिया 8 डायोप्टर से ज़्यादा हो या आपके पास थिन कॉर्नियाज हो तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन क्या काम करेगी। कमर्शियली अवेलेबल एपिकेराटोन्स जो है हमारे पास सेंटोरियन एपी एज है, ठीक है, मोरियस एपी के और बहुत सारी क्या हमारे पास अवेलेबल है। इसकी टेक्निक को अगर हम समझे तो हमारे पास एपिकेराटोम जो है ये बहुत ही स्लोली आपके पास क्या मूव करेगा, ठीक है, माइक्रोकेराटोम्स के मुकाबले में। इसी वजह से इस पे हमारे पास क्या कंट्रोल ज़्यादा रहता है, ठीक है, सेपरेशन के वक्त माइक्रोकेराटोम्स के मुकाबले में। इनके अंदर हमारे पास एक ब्लंट ब्लेड लगा होता है, ठीक है, ये सेपरेटर लगा होता है, ठीक है, जो कि आपके पास प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके पास कॉर्निया को जो है स्मूथली जो है पुश करके क्या एक फ्लैप क्या क्रिएट कर रहा होता है। अब एडवांटेजेस आपके पास एपी लेजिक के क्या हैं, तो आपके पास पीआर के और लेजिक से हमारे पास उसी तरह इसके एडवांटेजेस है जिस तरह हमारे पास लेजिक के थे। लेजिक के एडवांटेजेस, लेजिक के ऊपर अगर बात करूं तो ये आपके पास क्या अल्कोहल के यूज़ को क्या एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, अल्कोहल से आपके पास क्या एपिथेलियल सेल्स काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और हमारे पास काफ़ी डैमेज का खतरा रहता है, ठीक है। एपी लेजिक की मदद से आपके पास क्या पेन जो है पेशेंट को कम फील होगा, ठीक है, हीलिंग भी आपके पास क्या फास्टर होगी और आपके पास कॉर्नियल हेज की कंडीशंस भी कम होंगी। अब प्रेजेंट स्टेटस की अगर बात करें तो एपी लेजिक ने जो है आपके पास लेजिक को क्या रिप्लेस कर दिया, लेकिन एपी लेजिक और हमारे पास लेजिक जो है ये हमारे पास सेम ही है, ठीक है, इनका स्टेटस, बल्कि लेजिक हमारे पास ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती है जब आपके पास मायोपिया आपके पास कम रेंज का हो। तो गाइस अब हमारे पास क्या है कस्टम लेजर इन सिटू केराटोमाइल्यूसिस है, ठीक है, इसे हमारे पास कस्टम लेजिक भी कहते हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड एब्लेशन लेजिक भी कहते हैं, हमारे पास कस्टमाइज्ड कॉर्नियल एब्लेशन लेजिक भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी हमारे पास जो है सी लेजिक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं क्या है आपको क्या कॉर्निया के हवाले से बताऊं तो कॉर्निया हमारे पास क्या है स्टीपर होता है सेंटर में और आपके पास पेरिफेरी में जो है फ्लैट होता है, लेकिन लेजिक के बाद आपके पास क्या है उसकी शेप जो है ऑब्लेट हो जाती है, यानी आपके पास पेरिफेरी से भी वो हमारे पास स्टीप हो जाता है जिससे आपके पास एब्रेजन्स बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो, ठीक है, उनके अंदर कुछ सर्जरीज परफॉर्म की गई हों जिस तरह के पेनिट्रेटिंग कॉर्नियल ग्राफ्ट्स या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरीज वगैरह हो, तो इन सारे पेशेंट्स में हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेडिशनल लेजिक है ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेलर साइंटिस्ट ने 1999 में क्या 12 जून को कैसी लेजिक के परफॉर्म की, ठीक है, कस्टमाइज्ड एब्लेशन। इस कस्टमाइज्ड एब्लेशन को आप यूँ समझ लें, ठीक है, इसकी डिफिनेशन को भी अगर देख लें कि आपके पास एक एब्लेशन पैटर्न को यूज़ किया जाता है ताकि आपके पास पेशेंट की आई का ऑप्टिकल सिस्टम है उसको स्टडी करने के बाद जो है उसके अंदर हमारे पास स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एस्फेरिकल और एसिमेट्रिकल ट्रीटमेंट्स की बेस पे क्या किया जाता है जो उस पेशेंट की आई में आपके पास प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, यानी पेशेंट के हिसाब से जो है इंडिविजुअली जो है उसको फुल एग्जामिन करने के बाद उस पर लेजर्स का यूज़ किया जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, ठीक है, जैसे कि एक तैयार सूट खरीदना, ठीक है, और एक आपके पास क्या है टेलर से क्या सूट फिट करवाना। तो जो टेलर से सूट फिट होता है उसकी फिटिंग हर हिसाब से परफेक्ट होती है। इसी तरह आपके पास क्या कस्टमाइज्ड लेजर एब्लेशन है कि पेशेंट को देखते हुए जो है इस एब्लेशन को परफॉर्म किया जाता है, इस सारे प्रोसीजर को। अब इसमें हमारे पास के 2 फॉर्म्स है, ठीक है, कस्टमाइज्ड एब्लेशन की, या आप कह लें ठीक है बेसिक 3 प्रोसेस होंगे इसके अंदर। एक आपने क्या कॉर्नियल टोपोग्राफी लेनी है, ठीक है, दूसरा आपने एबेरोमेट्री परफॉर्म करनी है, थर्ड आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इन दोनों का डेटा आपको क्या प्रोवाइड करके दे और साथ में एक एग्जामर लेजर की तरफ क्या ये सॉफ्टवेयर जो है डेटा कनेक्ट करे ताकि फिर क्या है आपके पास जो है लेजिक सर्जरी जो है कस्टमाइज्ड लेजिक सर्जरी जो है परफॉर्म हो सके। तो देख लें 2 फॉर्म्स लिखी हुई है, कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है, ठीक है, इसके लिए आप कोई भी टोपोग्राफर वगैरह क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जितने भी सिस्टम्स हैं 6 चैप्टर आपके इसके लिए क्या देख सकते हैं। वेव फ्रंट गाइडेड एब्लेशन की आपके पास रेटिना से जो है वेव्स बन के आए, फिर वो जो आपके पास पीक्स देंगी उसकी बेस पे क्या ये सारी हमने जो है एबेरोमेट्री जो है कर लेनी है ताकि जितने भी एब्रेजन्स आपके पास क्या बन के आ रहे हों, ठीक है, उन सारों को क्या ट्रीट किया जा सके। अब इसके प्रोसीजर और एडवांटेजेस क्या हैं, तो प्रोसीजर इसका देखें, सबसे पहला काम हमारे पास ऑप्टिकल एब्रेजन्स ऑफ आई को फाइंड करना, इसके लिए क्या टोपोग्राफी और वेव फ्रंट एबेरोमेट्री को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास क्या है इस मेजर ऑप्टिकल एब्रेजन को जो है लेजर मशीन के साथ क्या एक सॉफ्टवेयर के जरिए जो है कनेक्ट किया जाता है। तो कॉर्नियल फ्लैप को क्रिएट करने के लिए क्या माइक्रोकेराटोम या फेमटोसेकंड लेजर क्या यूज़ की जाती है, मोस्टली हमारे पास फेमटोसेकंड लेजर यूज़ की जाएगी। फिर आपके पास लेजर एब्लेशन के लिए जो स्पॉट साइज है वो आपके पास बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास 1 से 2 मिलीमीटर से कम आपके पास जो है स्पॉट क्या क्रिएट करे ताकि हमारे पास एक सही तरीके से क्या एब्लेशन क्रिएट हो सके। ये लेज़र आपके पास क्या ऑटोमेटिक परफॉर्म कर रही होती है और सॉफ्टवेयर के जरिए जो हमने उसे डेटा प्रोवाइड किया होता है। एडवांटेजेस की इसकी बात करें तो हाई क्वालिटी विजन आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, जिस तरह आपके पास दूसरे उसमें जो हेलोज वगैरह आपके पास थे, ठीक है, एब्रेशंस वगैरह कॉज हो रही थी वो सारी आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगी। सुपर विजन आपको प्रोवाइड करेगा, हमारी रेटिना में 6/2 या 6 से 1.5 तक की विजन अटेन करने की एबिलिटी है, लेकिन एब्रेशंस की वजह से हमारे पास जो नॉर्मल विजुअल इक्विटी है वो 6/6 क्या कंसिडर होती है। इस सी लेजिक ट्रीटमेंट के बाद जो है सारी एब्रेशंस को खत्म करके पेशेंट की विजन जो है 6.4 और 6.3 तक भी अचीव
की जा सकती है। लेस इन्वेजिव टेक्निक के आपके पास एब्लेशन इसमें क्या मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि सारी फिटिंग और सारी जो एवल्यूएशन है उनको क्या परफेक्टली किया गया होता है। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को क्या इसके जरिए करेक्ट किया जा सकता है, या कोई और आपके पास कॉर्नियल की सर्जरी हो या कोई इंजरी वगैरह हो, उन सारों को आपके पास इससे क्या है बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, जो कि आपके पास जो नॉर्मल लेजर है, ट्रेडिशनल लेजर है, उससे नहीं किया जा सकता। इसी में आई लेजर जो है आपके पास वेव फ्रंट गाइडेड लेजर है, ठीक है, जिसमें कॉर्नियल फ्लैप को क्या फेमटोसेकंड लेजर की मदद से क्या बनाया जाता है, ठीक है। ये आपके पास ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके अदर नेम्स भी हैं, फेमटो लेजिक या आल लेजर लेजिक, टेनो ब्लेड लेजिक, ये सारी टर्म्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। वेव फ्रंट गाइडेड लेजिक सिस्टम्स में या आई लेजिक सिस्टम में अब आपके पास क्या है 3 मेन सिस्टम्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। एक कॉर्नियल टोपोग्राफी और वेव फ्रंट एब्रोमेट्री सिस्टम्स के रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे आप सारी एब्रेशंस जो है आई की फाइंड करेंगे। सेकंड आपके पास क्या है एक लेजर डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका काम होता है एक स्मॉल स्पॉट जो है प्रोवाइड करना 1 या 2 मिलीमीटर से भी कम आपके पास। थर्ड आपके पास आई ट्रैकिंग सिस्टम जो है परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उन आइज़ के लिए जो कि आपके पास मूवमेंट शो कर रही हूँ। तो इसके लिए जो करंटली हमारे पास सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, इन सारों को देखते हैं, ठीक है। ज़ायोप्टिक्स है, ORK है, ठीक है, नाइटिक है, लेडार विजन, इन सारों को क्या थोड़ा बहुत देखते हैं। ज़ायोप्टिक सिस्टम जो है बॉस्क एंड लॉन्ग का सिस्टम है, जिसमें वेव फ्रंट एनालिसिस और कॉर्नियल टोपोग्राफी दोनों की जाती है। इसके अंदर अब हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ज़ाई वेव जो है आपके पास क्या है एक एबेरोमीटर है, ठीक है, जो कि रेटिना तक के सारे पॉइंट्स आपके पास मेजर करके देगा और सारी एब्रेशंस पॉइंट करेगा। और भी स्कैन आपके पास क्या करेगा, सारी टोपोग्राफी रीडिंग्स आपके पास के कॉर्निया की प्रोवाइड करेगा। ज़ाई लिंक वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो इन सारे डेटा को आपके पास क्या कनेक्ट करके देगा इस एग्जामर लेज़र के साथ, ठीक है, और इस लेज़र की मदद से फिर आपके पास पेशेंट को क्या ट्रीट किया जाएगा। अब इसी सिस्टम को यहाँ पे क्या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्या बॉस्क एंड लॉन्ग की कंपनी इसे लेके गई है, ठीक है। क्या किया है एक ज़ायोप्टिक क्या डायग्नोस्टिक वर्क स्टेशन क्या क्रिएट किया गया, जहाँ पे आपके पास पेशेंट की आइज़ को डायलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायलेशन के बगैर ही आपके पास क्या है प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। और सेकंड इन्होंने क्या काम किया कि और भी स्कैन को क्या फर्दर उसके जो सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट किया हुआ है। सेकंड इन्होंने क्या एडवांसमेंट किया ज़ायोप्टिक्स ट्रीटमेंट कैलकुलेटर, ठीक है, कि आपके पास जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनकी बेटर प्रोडिक्शन आपके पास क्या प्रोवाइड की हुई है। और लास्ट में आपके पास क्या ज़ायोप्टिक्स ट्रू लिंक, यानी आपके पास इस जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है, अगर किसी सर्जन्स के साथ शेयर करना है तो ये सारी जो है कनेक्शंस और लिंकिंग जो है आपके पास स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स की मदद से क्या है हासिल की हुई है, ताकि सारे डेटा को स्टोर भी रखा जा सके, आगे शेयर भी किया जा सके। सेकंड आपके पास ORK कोर वेव सिस्टम है। इसमें आपके पास वेव फ्रंट गाइडेड लेजिक सिस्टम क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, सी लेजिक परफॉर्म करने के लिए। इसमें भी मेन वही कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक टोपोग्राफर होता है, वीडियो कैरेटोस्कोप क्या यूज़ किया जाता है, ORK वेव फ्रंट एनालाइजर है, ठीक है, और आपके पास ORK कस्टम मैनेजर सॉफ्टवेयर इसमें क्या यूज़ किया जाता है। और लास्ट में इसमें भी आपके पास लेज़र होती है, ठीक है। ये सारा जो डेटा है आपके पास ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके फिर इस लेज़र की मदद से फ्लैप क्रिएट किया जाता है और एब्लेशन को परफॉर्म किया जाता है। नाइटिक नेवेक्स लेजिक सिस्टम है विद OPD स्कैन, ठीक है। तो इसमें जो ये OPD स्कैन है ये आपके पास कॉर्नियल वेव फ्रंट मैप्स प्रोवाइड करेगा, यानी कॉर्नियल टोपोग्राफी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाइटिक सॉफ्टवेयर इस डेटा को लिंक करेगा एग्जामर लेजर के साथ, जिससे फिर आपके पास एब्लेशन को परफॉर्म किया जाएगा। विज़िक कस्टम व्यू जो है आपके पास विज़िक S4 लेज़र यूज़ की जाती है, जो कि आपके पास एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्या है काफ़ी बेटर रहती है, क्योंकि इसके अंदर आप स्पॉट साइज़ जो है लेज़र का उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 0.65 से 6 mm तक आप जो है स्पॉट साइज़ को सर्जरी के दौरान ही क्या चेंज कर सकते हैं। इसमें आपने एब्लेशन करते वक्त जो है एक एरिया को जो है आपने वो ज़्यादा आपने क्या एब्लेट करना है और दूसरे को हमने थोड़ा सा शॉर्टर डायमीटर में जो है एब्लेट करना होता है, ठीक है। जिसमें रेडियन में आपके पास एस्टिग्मेटिज्म हो उसको हमने जो है शॉर्ट डायमीटर का करना होता है। 6 डायोप्टर तक की स्फेरो इक्विवेलेंट जो है हम इससे अटेन कर सकते हैं, ठीक है। 3 डायोप्टर एस्टिग्मेटिज्म इसके जरिए जो है आपके पास करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें लेडार विजन कस्टम कॉर्निया है, ठीक है। ये हमारे पास एल्कॉन का जो है फर्स्ट जो है परफॉर्म किया जाने वाला, ठीक है, लेज़र सी लेजिक सिस्टम था। इसमें एक फ्लाइंग स्पॉट लेजर होता है, ठीक है, एक एक्टिव ट्रैकिंग डिवाइस के साथ क्या कनेक्ट होता है। 7 डायोप्टर तक का मायोपी आपके पास करेक्ट कर सकता है और 0.5 डायोप्टर तक का एस्टिग्मेटिज्म जो है आपके पास क्या करेक्ट कर सकता है। एलिग्रेटिव वेव जो है आपके पास के वेव फ्रंट ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास एक फास्ट एक्यूरेट ट्रैकर होता है, ठीक है, जिसका स्पॉट साइज आपके पास 0.95 mm का होगा, ठीक है, और इसकी स्पीड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। रिपीटिशन रेट इसका 200 हर्ट्ज होगा, ठीक है, जो कि आपके पास हर किस्म की लोकलाइज्ड एब्रेशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो रिकवरी टाइम इसका बहुत ही शॉर्ट है, आपके पास सिर्फ 2 डेज से 1 वीक के अंदर ही पेशेंट रिकवर हो जाती है उसकी विजन, और 25 टाइम्स आपके पास ज़्यादा प्रीसाइज है, ठीक है, नॉन वेव फ्रंट मेथड से। ड्रॉबैक इसका सिर्फ एक ही है कि ये आपके पास लेजिक से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ओवरऑल जो है प्रोसीजर की अगर बात करूँ तो क्या प्रोसीजर बिल्कुल क्या है परफेक्ट है। तब हमारे पास क्या लेजिक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कराई जाती है, ठीक है, आपके पास लेजिक परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। राइबोफ्लेविन C3R या CXR जो है हमारे पास यूज़ किया जाता है। इसका मकसद हमारे पास ये होता है कि कॉर्निया की स्ट्रेंथ आपके पास के दोबारा से रिस्टोर हो जाए और हमारे पास जो विजुअल आउटकम है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव करेक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेटली हमारे पास क्या रीडिंग्स प्रोवाइड करें। इसका प्रोसीजर हमारे पास सेम ही है सिवाय एक स्टेप के, ठीक है। पहले तो हमने फ्लैप क्या क्रिएट कर लिया, ठीक है, फेमटोसेकंड लेजर या माइक्रो केराटोटोम टूल्स। एग्जामर एब्लेशन जो है हमने फिर क्या स्ट्रोमा में क्या परफॉर्म की कॉर्निया के। इसके बाद जो स्टेप है ये हमारे पास यहाँ पे न्यू है कि कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हमने राइबोफ्लेविन के साथ क्या करानी होती है। इसके लिए हमने क्या करना होता है कि एब्लेशन के बाद जो है 1 से 5 ड्रॉप्स जो है हमने
डेक्सट्रन फ्री राइबोफ्लेविन फॉर्मुलेशन के क्या है आई के स्ट्रोमल बेड में हमने डालने होते हैं। और एक बात का ख्याल रखना होता है कि लेजिक फ्लैप पे हमारे पास ये जो ड्रॉप्स हैं ये ना पड़े। 90 सेकंड्स के लिए क्या है हमारे पास ये राइबोफ्लेविन सोल्यूशन जो है ये वहाँ पे क्या है हमने इसे सोक होने देना है। उसके बाद हमने बैलेंस साल्ट सोल्यूशन से इसको जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसकी वॉशिंग के बाद जो है हमने लेजिक फ्लैप को दोबारा जो है रिप्लेस कर देना है, ठीक है, जिस पोजीशन में हमने उसको क्या प्लेस करना था। उसके बाद हमारे पास एक 375 नैनोमीटर यूवी सोर्स के एक होमोजेनियस आपके पास 30 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर टॉप फ्लैट बीम प्रोफाइल जो है हमारे पास यूज़ की जाती है, ठीक है, एक खास एनर्जी से 2.7 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर डोज। ये आपके पास रेडिएशन जो है इस लैम्प के ज़रिए सोर्स के ज़रिए जो है उस वक्त हमने प्रोवाइड करनी है जब आपके पास हमने फ्लैप को क्लोज कर लिया हो। एडवांटेजेस इसके हमारे पास ये हैं कि केराटोकोनस की प्रोग्रेशन को स्टॉप करता है, ठीक है, केराटोकोनस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेजिक रिजल्ट्स को आपके पास क्या एक्सटेंड करता है, लेजिक रिजल्ट्स आपके पास क्या इससे ज़्यादा देर तक क्या चलेंगे, ठीक है। सेकंड, लेजिक प्रोसीजर या कोई और प्रोसीजर की नीड को हमारे पास क्या कम कर देता है। लॉन्ग टर्म आपके पास जो विजन रिस्क हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास इस प्रोसीजर से कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके हमारे पास ये है कि इन्फेक्शन आपके पास क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि राइबोफ्लेविन की कॉन्टमिनेशन जो है की जाती है। सेकंड ये कि हमारे पास ये सर्जरी जो है स्टैंडर्ड लेजिक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब फोर्थ पे हमारे पास क्या न्यूअर लेमिलर कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, तो इसमें हमारे पास क्या रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन एक न्यू टेक्निक है, ठीक है, फेम्टोसेकंड लेजर के जरिए क्या हमारे पास यूज़ होती है और 10 डायोप्टर तक आपके पास मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म जो है इसके जरिए क्या करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास सेकंडो ने हमारे पास 2008 में जो है इसको डिराइव किया था। फेम्टोसेकंड लेजर के आपके पास फीचर्स जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कमर्शियली अवेलेबल आपके पास विजुओ मैक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, एबट की भी अवेलेबल है, वेवलाइट की भी है। विजुओ मैक्स की कार्ल जीज मेडिटेक की ये जो फेम्टोसेकंड लेजर सिस्टम है ये आपके पास क्या रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है। इसमें हमारे पास 500 के हर्ट्ज आपके पास फेम्टोसेकंड लेजर की जो है पावर है इसके अंदर, ठीक है, और काफ़ी लो एनर्जी सेटिंग्स है, ठीक है, 200 नैनो जूल से भी आपके पास कम, ठीक है, जिससे आपके पास बहुत ही जो है शार्प कटिंग आपके पास कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही स्मॉल स्पॉट्स पे आपके पास जो है टिश्यू सेपरेशन हमारे पास हो सकती है और हमारे पास जो साइड एरिया है वो आपके पास बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। इसकी कर्व कॉन्टैक्ट ग्लास इंटरफेस जो है आपके पास ऑटो सेंट्रेशन में जो है हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ताकि जब हम डॉकिंग प्रोसीजर करें तो उसमें हमारे पास हेल्प हो। इसकी सर्जिकल टेक्निक को अगर हम समझें तो हमारे पास ये एक रिफ्रैक्टिव लेमिलर कॉर्नियल सर्जरी है जिसमें हम कॉर्नियल स्ट्रोमा को जो है रिमूव कर रहे होते हैं या उसको ऐड कर रहे होते हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं ताकि आपके पास जो इंटीरियर कॉर्नियल सर्फेस है वो हमारे पास क्या मॉडिफाई हो सके और उस कर्वेचर में मॉडिफाई हो जो हमें रिक्वायर्ड है। इस टेक्निक में हमारे पास फेम्टोसेकंड लेजर का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम ऑल फेम्टो लेजर विजन करेक्शन भी है। अब इसकी हमारे पास क्या टाइप्स हैं, ठीक है, सर्जिकल अप्रोच की बेस पे तो हमारे पास पहला फ्लेक्स है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास स्माइल है। फ्लेक्स में हमारे पास इंट्रास्ट्रोमल लेंटिक्यूल जो है उसको हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, कॉर्नियल फ्लैप को क्रिएट करने के बाद। स्माइल में आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल को जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, एक स्मॉल कट के जरिए जो कि इंटीरियर फ्लैप में आपके पास बनाया जाता है। अब हमारे पास के सर्जिकल स्टेप्स हैं इसके, तो हमारे पास के 4 स्टेप्स जो है यूज़ होते हैं, ठीक है, इंसिजन्स के लिए। फर्स्ट फोटो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन जो है आपके पास पोस्टीरियर सरफेस से क्रिएट किया जाता है, ठीक है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ 6 से 7 mm ऑप्टिक जोन में। सेकंड फोटो डिस्ट्रप्शन प्लेन आपके पास 360 डिग्री वर्टिकल साइड कट होगा, ठीक है, जो कि आपके पास पेरिफेरी ऑफ प्रोपोज लेंटिक्यूल में किया जाता है। थर्ड फोटो डिस्ट्रप्शन प्लेन आपके पास सेंटर से पेरिफेरी की तरफ क्या किया जाएगा, ठीक है, 0.5 से 1 mm तक, और ठीक है ये आपके पास वर्टिकल साइड कट जो है लेंटिक्यूल के किया जाता है। फोर्थ हमारे पास जो फोटो डिस्ट्रप्शन प्लेन है वो आपके पास वर्टिकल कट होगा एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप में, ठीक है, एंटीरियर साइड कट में। अब ये कट हमने कितना क्रिएट करना है वो हमारे पास अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास अगर फ्लेक्स अप्रोच है तो हमने इस एंटीरियर साइड कट को 250 से 300 डिग्री जो है करना है, ठीक है, जो हमने मार्क किए होते हैं, ठीक है, अपने हिंज एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप उस हिसाब से, ठीक है। और स्माइल अप्रोच में हमारे पास एक स्मॉल कट होता है, ठीक है, 40 से 60 डिग्री तक हम इस कट को क्या मार्क करेंगे। सेकंड स्टेप इसमें जो है हमारे पास रिमूवल ऑफ लेंटिक्यूल एंड रीपोजिशन ऑफ एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप, तो ये भी हमारे पास फ्लेक्स और स्माइल के लिए क्या डिफरेंट होगा। फ्लेक्स के लिए पहले स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा जो हिंज्ड एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप है उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंटिक्यूल से, और इसके लिए हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन मैनिपुलेटर का क्या यूज़ किया जाता है। फिर क्या स्टैंडर्ड लेजिक की तरह हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप को जो है लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, एक साइड की तरफ। फिर रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन मैनिपुलेटर की मदद से आपके पास पेरिफेरल एज से जो है इसको सेपरेट करना शुरू किया जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से आपके पास। फिर इस फ्री लेंटिक्यूल को जो है फोर्सेप्स की मदद से क्या रिमूव किया जाता है। फिर एक इरिगेटिंग फ्लूइड जो है आपके पास क्या स्ट्रोमल बेड पे क्या प्लेस किया जाता है और एंटीरियर कॉर्नियल फ्लैप को हमारे पास रिपोजिशन कर दिया जाता है जैसे कि स्टैंडर्ड लेजिक में होता है। स्माइल अप्रोच में आपके पास 40 से 60 डिग्री का क्या कट लगाया जाता है आपके पास एंटीरियर कॉर्नियल कैप में, ठीक है, ये भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन मैनिपुलेटर की मदद से ही लगाया जाता है। फिर एक 21 गैज फोर्सेप्स का यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास इस लेंटिक्यूल को जो है फर्मली जो है आपके पास क्या पकड़ते हैं और उसके बाद इसको क्या ईजिली जो है पुल आउट कर लिया जाता है इंसिजन से। इस एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस को हमारे पास क्या जेंटली जो है आपके पास प्रेस किया जाता है ताकि आपके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर रॉ सरफेसेस जो है वो आपके पास इसमें क्या करेक्ट हो जाएं, ठीक है, आपके पास उसमें किसी किस्म के फोल्ड्स ना बने।
अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इसकी देखें तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वीक के लिए दी जाती है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो हैं 2 to 3 वीक्स के लिए, और लुब्रिकेंट्स आपके पास 4 to 6 वीक्स के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या कन्वेंशनल लेजर के मुकाबले में क्या होंगे, तो आपके पास एक्जाइमर लेजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, माइक्रोकेराटोम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी एलिमिनेट हो जाएंगी, रिफ्रैक्टिव रिजल्ट्स इसके ज़्यादा एक्यूरेट है, स्पेशली 6 to 10 डायोप्टर की मायोपिया केसेस में। कॉर्नियल स्ट्रोमा में आपके पास ड्राइनेस के केसेस जो है वो आपके पास कम हो जाएंगे, ड्राई आइज की कॉम्प्लिकेशंस आपके पास कम हो जाएंगी, ऑप्टिकल एब्रेजन्स आपके पास क्या है मिनिमाइज हो जाएंगे इससे। इफेक्टिव ऑप्टिकल जोन जो है आपके पास इसमें क्या रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह के आपके पास दूसरी सर्जरीज में होता था। फ्लैप मिस अलाइनमेंट एरर के चांसेस भी आपके पास काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगेन दोबारा भी इस प्रोसीजर को उसी सेम डे पे क्या है हमारे पास क्या परफॉर्म किया जा सकता है इन केस ऑफ सक्शन। कॉर्नियल एक्टेजिया के चांसेस आपके पास इसमें बहुत ही रेयर हैं। कुछ एडिशनल एडवांटेजेस आपके पास स्माइल रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रक्शन के प्रोसेस में है, ठीक है, जिस तरह के फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, हीलिंग इसकी क्या ज़्यादा फास्टर है, ड्राई आइज़ की कंडीशन आपके पास बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि कुछ ही नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है कटिंग के लिए, फ्लैप नहीं क्रिएट किया जाता इसमें, तो इसीलिए हमारे पास मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है कॉर्निया की वो भी हमारे पास बेटर रहेगी, और कॉर्नियल एक्टेजिया के चांसेस हमारे पास फर्दर क्या रिड्यूस हो जाएंगे। गाइस आखिर में एक टिप ऐड कर दूं कि हमारे पास ये जो स्माइल प्रोसेस है, ठीक है, ये आजकल जो है बहुत एडवांस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारे पास के करंटली मार्केट में यूज़ हो रहा है। गाइस तो फिफ्थ टाइप का हमारे पास जो प्रोसीजर है मायोपिया की करेक्शन के लिए वो हमारे पास कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव थेरेपी है, ठीक है, ऑर्थोकेरेटोलॉजी भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉन सर्जिकल रिवर्सिबल मेथड है जिसमें आप कॉर्निया की शेप को जो है रीशेप कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को ओवरनाइट पहना जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कॉर्निया की शेप जो है वो हमारे पास थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है और हमारे पास मायोपिया इससे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर इसका क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या है एक एक्यूरेट रिफ्रैक्शन जो है हमने अटेन करनी है ताकि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो हमें क्या है एक्जैक्टली पता चल जाए कि हमारे पास कितना मायोपिया पेशेंट में प्रेजेंट है। लेकिन हमने कॉर्नियल टोपोग्राफी से जो है एंटीरियर सर्फेस ऑफ कॉर्निया को जो है एक्यूरेटली क्या मैप आउट कर लेना है। थर्ड फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज उन्हीं कैलकुलेशंस की बेस पे क्या हमने ऑर्डर करने होते हैं जो हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफ से आई हों या हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर से आया हो, इन दोनों को कंसिडरेशन में रखते हुए हम इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को ऑर्डर करते हैं। इन लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इनका वेयरिंग शेड्यूल है कि डेली क्या ये 8 आवर्स तक क्या है पेशेंट को क्या वेयर करने होते हैं, ठीक है, जब तक आपके पास विजन जो है इंप्रूव ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे लेंसेज इसमें हैं जो कि स्लीप टाइम के लिए बने हुए, ठीक है, कि ओवरनाइट स्लीप के लिए क्या है जो है पेशेंट ने वेयर करने होते हैं। और जब हमारे पास डिज़ायर्ड करेक्शन अचीव हो जाए उसके बाद जस्ट 3 डेज़ में हमने जो है कुछ ही घंटे जो है इन लेंसेज को पहनना होता है ताकि हमारे पास कॉर्निया की जो शेप है वो आपके पास मेंटेन रहे और हमारे पास किसी किस्म के ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज की कोई नीड ना हो हमारे पास। अब इंडिकेशंस क्या है इसकी, हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनकी स्फेरिकल प्रिस्क्रिप्शन 4 डायोप्टर से कम हो, ठीक है, या एस्टिग्मेटिज्म उनका 1.5 डायोप्टर से कम हो, तो उनको हम ये क्या है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, ठीक है, टेम्पररी सा। उन पेशेंट्स के लिए जिनकी एज अभी क्या है 18 ईयर से कम हो, ठीक है, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो रिफ्रैक्शन है वो अभी तक क्या स्टेबलाइज ना हुई हो, ठीक है, या ऐसे पेशेंट जिनकी प्रिस्क्रिप्शन जो है अभी तक स्टेबलाइज ना हो चुकी हो, ठीक है, 1 ईयर से ज़्यादा तक आपके पास उनकी जो विजन है वो आपके पास अल्टरनेटिव आ रही है, ठीक है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो है चेंज हो रही है। ऐसे यंगस्टर्स जो कि आपके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और आपके पास ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज को वेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। एडवांटेजेस इसके हमारे पास ये होंगे कि क्या नॉन सर्जिकल मेथड है, ठीक है, और यंगर पीपल के लिए भी क्या यूज़ किया जा सकता है। कॉन्स्टेंट ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से जो है फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है, विजन इंप्रूवमेंट इससे बेटर रहती है, और लास्ट में रिवर्सिबल मेथड है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके रिजल्ट्स में क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इनकी कॉस्ट भी आपके पास क्या है नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज से ज़्यादा है, ठीक है, और करंटली अभी सिर्फ मायोपिया के लिए ही हमारे पास अवेलेबल है। तो अब 6 टाइप के प्रोसीजर्स हमारे पास जो मायोपिया करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास इंट्राकॉर्नियल इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी हमारे पास कॉर्निया के अंदर जो है इंट्राकॉर्नियल रिंग्स इम्प्लांट करके, या आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज इम्प्लांट करके, या आपके पास जेल इंजेक्टेबल एडजस्टेबल केरेटोप्लास्टी करके, या प्लास्टिक इनले पाई लेजिक का यूज़ करके आपके पास कॉर्निया को जो है मायोपिया के लिए करेक्ट किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले इंट्राकॉर्नियल रिंग्स हैं, ठीक है, ICRS या इंट्रास्ट्रोमल कॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स इंटेक्स भी इसे हमारे पास कहते हैं, ठीक है। FDA ने इसे क्या अप्रैल 1999 में जो है USA में फर्स्ट टाइम इसे अप्रूव किया था। ये इंट्राकॉर्नियल रिंग्स जो हैं आपके पास क्या पेरिफेरल कॉर्निया में इम्प्लांट की जाती हैं, जिससे आपके पास एक वॉल्टिंग इफेक्ट क्या देखा जाता है, जिससे आपके पास सेंट्रल कॉर्निया जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि जब आप पेरिफेरल कॉर्निया को भी थोड़ा सा हमारे पास थिक करेंगे तो आपके पास सेंट्रल और पेरिफेरल जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपके पास 3 डायोप्टर तक का मायोपिया जो है करेक्ट हो सकता है। कुछ फीचर्स हैं इन इंट्राकॉर्नियल रिंग्स के, तो हमारे पास PMMA के बने होते हैं, ठीक है, आउटर डायमीटर 8.1 है, इनर आपके पास 6.7 है, ठीक है, आर्क लेंथ 150 डिग्री तक है, ठीक है, पोजीशनिंग होल डायमीटर 0.28 mm है, यानी इतने स्मॉल होल से आपके पास इसको जो है इंसर्ट किया जाता है। इसकी अगर क्रॉस सेक्शन आप देखें तो हेक्सागोनल पैटर्न है, ठीक है। हर पैकेज में आपके पास 2 रिंग्स होंगी, ठीक है, एक राइट एंड एक लेफ्ट, ठीक है। थिकनेस इसकी हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। 5 थिकनेस इंसर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, 0.25 का, 0.30, 0.40, 0.40 एंड 0.45 mm, ठीक है।
है। पेशेंट के हिसाब से और उसके मायोपिया की कंडीशन को देखते हुए जो है हम इसकी थिकनेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसी थिकनेस के हवाले से आपके पास क्या है जो मायोपिया करेक्शन के लिए यूज़ हो गई, ठीक है चीज़ें, तो वो दी हुई है कि 0.25 mm अगर आपके पास थिकनेस है तो ये आपके पास 1.3 डायोप्टर तक की मायोपिया की करेक्शन के लिए हमारे पास काम करेगा। इसी तरह के ये बाकी भी दिए हुए हैं। अब कुछ इंडिकेशंस है, ठीक है, इंटेक्स हमने किन को क्या प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें हमारे पास लो डिग्री का मायोपिया हो, ठीक है, 1 से 3.5 डायोप्टर तक का, और वो ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस को ना वेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, और कोई न्यू ट्रीटमेंट मॉड्यूल की तरफ देख रहे हो। कुछ और इंडिकेशंस भी हैं जिस तरह के केराटोकोनस जैसी डिजीज़ हो गई, ठीक है, पेलुसेट मार्जिनल डीजनरेशन या पोस्ट लेजिक कॉर्नियल एक्टेजिया आपके पास पेशेंट्स में हो तो उनको भी हम क्या है ये कॉर्नियल इंटेक्स जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं इसकी, ऐसे पेशेंट जिनमें क्या कोई कॉलेजन वस्कुलर या ऑटो इम्यून या इम्यूनो डिफिशियंसी की डिजीज़ हो, ठीक है, प्रेग्नेंट या नर्सिंग वुमेन हो, ठीक है, कोई ऑकुलर कंडीशंस प्रेजेंट हो जिस तरह के रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन सिंड्रोम हो गया और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो गई, ठीक है, जिससे आपके पास फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस उन पेशेंट्स में देखी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते जो कि हमारे पास इन तरह की मेडिकेशंस ले रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, सोमाट्रिप्टन एटसेट्रा, इस तरह की मेडिकेशंस में भी हमारे पास इनको क्या प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। अब इसकी सर्जिकल टेक्निक क्या है, इसकी इंसर्शन वगैरह की, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या टॉपिकल एनेस्थीसिया अल्केन वगैरह के आई ड्रॉप्स जो है इंसर्ट करेंगे। फिर कॉर्निया का सेंटर क्या मार्क करना होता है, इसके लिए हमारे पास एक 11 mm का जोन मार्कर होता है, ठीक है, सिंस के हुक, ठीक है, इससे हमने जो है सेंट्रल कॉर्निया को जो है मार्क कर लेना है। कॉर्नियल थिकनेस हमने क्या उस एरिया पे मार्क करनी है जहाँ पे हमने इंसिशन क्रिएट करना है। एक शार्प डायमंड ब्लेड की मदद से हमने 12 o'clock पोजीशन पे 1.2 mm लेंथ का जो है इंसिशन क्या बनाना होता है। इसके बाद हमने क्या कॉर्नियल टनल्स जो है या पॉकेट्स जो है क्रिएट करनी होती है। ये हमारे पास एक वैक्यूम सेंटरिंग गाइड की मदद से क्या की जाती है, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसमें फिर हम जो है 2/3 स्ट्रोमल डेप्थ के अंदर जो है हम एक पॉकेटिंग हुक इंसर्ट करके, ठीक है, स्ट्रोमल स्प्रेडर की मदद से और आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायसेक्शन ग्लाइड्स की मदद से जो है हम जो है कि टनल्स को, इन पॉकेट्स को जो है क्रिएट करते हैं। फेमटोसेकंड लेजर का भी हमारे पास क्या यहाँ पे क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, अगर लो मायोपिक केराटोकोनस या कॉर्नियल एक्टेजिया के पेशेंट्स हो, ठीक है। मैकेनिकल स्प्रेडर की बजाय हमारे पास क्या फेमटोसेकंड लेजर जो है वो चैनल्स क्रिएट करने के लिए क्या है यूज़ की जा सकती है, ठीक है, इससे हमारे पास एक्यूरेसी भी इसकी क्या ज़्यादा अच्छी होगी। लेज़र पैरामीटर्स में भी जिन चीज़ों को हमने स्पेसिफाई रखना है वो चैनल डेप्थ है, ठीक है, इंट्री इंसिजन लेंथ है और हमारे पास इनर और आउटर डायमीटर्स जो हैं चैनल्स के वो हमने पहले से क्या डिसाइड करने हैं। जितना चैनल आपके पास स्मॉल होगा उतना हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लेकिन नैरो चैनल का हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास इम्प्लांट्स को प्लेस करने में काफ़ी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हमने इंटेक्स को जो है प्लेस करना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चैनल्स में, ठीक है, दोनों के बीच में हम 12 मिलीमीटर जो है स्पेस रखते हैं 6 o'clock पोजीशन पे और 1.5 mm स्पेस जो है हमने 12 o'clock पोजीशन पे रखनी होती है। फिर इंसिजन को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक सिंगल इंटरप्टेड 10-0 नायलॉन सुचर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि आपके पास 2 वीक सर्जरी के बाद जो है रिमूव कर दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पर इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप्स हमारे पास 4 टाइम्स जो है 2 to 3 वीक्स के लिए और साथ में लुब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल टीयर्स भी क्या 2 से 3 वीक्स के लिए यूज़ कराए जाते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, पहला तो ये है कि हमारे पास नॉर्मल पॉजिटिव एस्फेरिसिटी जो है कॉर्निया की वो आपके पास मेंटेन रहती है, यानी आपके पास कॉर्निया जो है वो प्रोलेट शेप है तो वो आपके पास जो है प्रोलेट ही रहेगा, ठीक है। लेजिक में हमारे पास उसकी शेप जो है डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है, हम कॉर्निया को जो है ऑब्लेट बना रहे होते हैं। सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि हमारे पास जो कॉर्नियल स्ट्रोमा है वो आपके पास क्या प्रिजर्व रहता है, ठीक है, इसमें किसी किस्म के कॉर्नियल टिश्यू को क्या है रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि रिवर्सिबिलिटी है, यानी आपके पास इनको क्या रिमूव किया जा सकता है अगर इनके इफेक्ट्स हमारे पास जो है ना देखे जाएँ या इनकी नीड हमारे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है इनको हम एक मेथड्स के ज़रिए के नॉट लॉक्ड इन, ठीक है, यानी आपके पास इन प्रोसीजर को हम इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि बाद में अगर इनको हमने जो है चेंज करना है या इनको ख़त्म करना है तो वो भी हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटी होती है, जबकि हमारे पास लेजिक और PRK में ये एडवांटेज नहीं होता। चेंजेबल है, यानी आपके पास अगर थिकनेस रिंग्स जो है हमने इंक्रीज़ करनी है डिक्रीज़ करनी है तो वो भी हमारे पास फ्यूचर में पॉसिबल रहता है। रैपिड विजुअल रिकवरी है, ठीक है, 80% केसेस में 6/9 6/12 आपके पास जो है अचीव हो जाती है। सेफ्टी भी इसमें मेंटेन रहती है और हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं। अब इनकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास के 4 डायोप्टर से ज़्यादा मायोपिया में आपके पास काम नहीं करेंगे, ठीक है। अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन भी क्या हो सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपके पास इसके जो सेगमेंट्स हैं इंटेक्स के सेगमेंट्स वो आपके पास क्या वुंड की तरफ क्या मूव ना कर जाए, कोई न्यू वस्कुलराइजेशन आपके पास कॉज ना हो जाए, ठीक है। या आपके पास विजुअल साइड इफेक्ट्स क्लियर एंड हॉलोज जो हैं वो भी आपके पास इसमें क्या देखने को बन सकते हैं पेरिफेरी में जब इन इंटेक्स को प्लेस किया जाता है। अब इन इंटेक्स के बाद हमारे पास इंट्राकॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इतने ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास एक मेथड है जिससे आप मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जेल इंजेक्टेबल एडजस्टेबल केराटोप्लास्टी है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 1 से 4 डायोप्टर तक की मायोपिया को करेक्ट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक नॉन टॉक्सिक सेमी सॉलिड जेल जो है पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड जो है वो आपके पास पैरासेंट्रल स्ट्रोमा में जो है प्लेस की जाती है, ठीक है, और टनल्स बना के प्लेस की जाती है जिस तरह हमारे पास इंटेक्स में क्या प्रोसेस था। इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये हमारे पास रिवर्सिबल भी है और इसको हम अपने हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं पेशेंट के लिए।
लास्ट में हमारे पास पाई लेज़िक है, ठीक है। जो नॉर्मल लेज़िक प्रोसीजर है वो हमारे पास इरिवर्सिबल है और आपके पास हाई रिफ्रैक्टिव एरर जो है उनको करेक्ट करना हमारे पास मुश्किल रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने कॉर्नियल टिश्यू को क्या एब्लेट किया है तो उससे आपके पास कॉर्नियल एक्टेजिया के भी चांसेस रहते हैं। गुलाम ए पेमन ने आपके पास जो है फोटो एब्लेटिव इनले का जो है इन्वेंशन किया है, ठीक है, जिसमें आपके पास कॉर्नियल टिश्यू को एब्लेट नहीं किया जाता, जिससे आपके पास लेज़िक की कॉम्प्लिकेशंस है उनको अवॉइड किया जाता है। एक प्लास्टिक इनले हमारे पास क्या एक्जामर लेज़र की मदद से क्या स्कल्प करके क्या फ्लैप और स्ट्रोमा के बीच में प्लेस की जाती है, ठीक है। काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है इसकी रिसर्चेस, लेकिन एनिमल स्टडीज़ हमारे पास फिर भी थोड़ी हद तक क्या शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ये बुक काफ़ी ओल्ड है, तो आजकल जो है हमारे पास ये शुरू हो चुकी हैं। तो गाइस सेकंड प्रोसीजर्स हमारे पास मायोपिया करेक्शन के लिए जो है वो हमारे पास लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ही हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है, ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन लेंस को एक्सट्रैक्ट करना, और सेकंड हमारे पास फेक एक रिफ्रैक्टिव लेंसेज हैं, दोनों को देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज यानी हमारे पास जो क्लियर हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है उसको रिमूव कर देना जब आपके पास 16 से 18 डायोप्टर तक का मायोपिया हो, ठीक है। तो ये स्पेशली हमारे पास यूनिलेटरल केसेस में होता है। इसी लेंस एक्सट्रैक्शन के साथ आपके पास जो है एक आईयूएल इम्प्लांटेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर हमने आईयूएल जो है जीरो पावर का भी इम्प्लांट करना है फिर भी हमने आईयूएल को इम्प्लांट करना है, क्योंकि इससे हमारे पास जो पोस्टीरियर ओपेसिफिकेशन है उसके चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या थ्योरीज और स्टडी से क्या फाउंड आउट की गई है कि हमारे पास अगर हमने आईयूएल जो है पावर का इम्प्लांट नहीं करना तो एटलीस्ट जीरो पावर हमने ज़रूर जो है आईयूएल इम्प्लांट करना है, ताकि आपके पास ओपेसिफिकेशन के चांसेस कम हो जाए। साथ में आपके पास रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस भी इससे क्या हमारे पास कम हो जाएंगे जब हम जीरो पावर का आईयूएल इम्प्लांट करते हैं या कुछ पावर का आईयूएल जो है इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, लेंस एक्सट्रैक्शन के बाद। हाइपरमेट्रोपिया को भी हमारे पास इसी मेथड के जरिए जो है करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और बाद में अगर लेजिक सर्जरीज की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी की जा सकती हैं। इंडिकेशन है हमारे पास तो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमने आईयूएल लगाना होता है, ठीक है, मल्टीफोकल या अकोमोडेटिव आईयूएल, वो हमारे पास पेशेंट की सिलेक्शन पे क्या डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, जिनमें हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स हों और स्पेसिफिकली आपके पास लेंस ओपेसिफिकेशन हों, ठीक है, जिस तरह की प्रेस बायोपिक एज में होता है कैटरक वगैरह में, तो उसमें हमारे पास इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाना चाहिए। हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स हो, मायोपिया आपके पास 10 डायोप्टर से ज़्यादा हो, हाइपरोपिया 5 डायोप्टर से ज़्यादा हो, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज आपके पास 40 ईयर से ज़्यादा हो, तो ये पेशेंट्स आपके पास जो है बेस्ट रहते हैं, ठीक है, इनकी जो है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज प्रोसीजर्स के लिए। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है हमारे पास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज की, तो उसमें हमारे पास रेटिनल डिजीजेस, ठीक है, मैकुलर डीजनरेशन, पेरिफेरल डीजनरेशन, रेटिनल ब्रेक्स, या ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि आपके पास विजुअल एक्यूटी को क्या काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रही हो, तो उसमें हमारे पास ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। इन रेटिनल डिजीजेज में अगर हमने मल्टीफोकल या अकोमोडेटिव आईयूएल जो है प्लेस कर भी दिया तब भी आपके पास पेशेंट की विजन जो है आपके पास उसमें कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, ठीक है, ग्लेयर हॉलोज की कंप्लेन भी रहेगी। ऑक्यूपेशनल नाइट ड्राइवर्स के लिए भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि उनमें हमारे पास ग्लेयर एंड हॉलोज की फिर क्या प्रॉब्लम देखी जाती है। थर्ड पे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों कि इनके बाद हमें जो है नेक्स्ट किसी भी ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमें क्या एलिमिनेट रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें वन सर्जरी के बाद यूजुअली जो है बेनिफिट नहीं होता, बार बार क्या इसमें फॉलोअप्स की क्या ज़रूरत होती है, और बाद में क्या सेकंड प्रोसीजर भी परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चॉइस ऑफ आईयूएल है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के लिए, तो हमारे पास ट्रेडिशनल मोनोफोकल आईयूएल्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इन आईयूएल्स को जो है सेपरेटली जो है उसका जो चैप्टर है उसमें फुल जो है इनकी टाइप्स, इनके फार्मूलाज को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ पे इन्हें क्या शॉर्ट ही आप लोगों को बताऊंगा। डिटेल से कि आईयूएल्स को स्टडी करने के लिए कि आईयूएल्स का चैप्टर भी आप लोग स्टडी कर ले, ठीक है, 9 नंबर चैप्टर है। ट्रेडिशनल मोनोफोकल आईयूएल्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास जस्ट जो है डिस्टेंस विजन के लिए आपके पास काम करते हैं, ठीक है, नियर विजन में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीफोकल आईयूएल की ऑप्शन रहती है आपके पास। मल्टीफोकल में 3 टाइप्स है हमारे पास। एक रिफ्रैक्टिव आईयूएल्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास पीपल डिपेंडेंट रहते हैं, यानी आपके पास डिम लाइट में जब पीपल का साइज बड़ा छोटा होता है तो उस पर इनका जो है विजन आपके पास इफेक्ट होगी। डायफ्रैक्टिव आईयूएल्स में हमारे पास पीपल डिपेंडेंट हमारे पास ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर डायफ्रैक्टिव रिंग्स होती हैं। और थर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास प्सिडियो अकोमोडेटिव आईयूएल्स हैं, ठीक है, यानी इसमें जो है एकोमोडेशन जो है हो रही होती है, ठीक है। एकोमोडेशन किस वजूहत पे हो रही होती है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एकोमोडेटिव आईयूएल्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एंटीरियरली थोड़ा सा क्या मूव हो रहे होते हैं नियर विजन के लिए, ठीक है। तो इन सारों की क्या आपके पास जो है प्रोवाइड किए हुए कमर्शियली अवेलेबल। इन अकोमोडेटिव आईयूएल्स का प्रॉब्लम हमारे पास ये रहता है कि आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन के कितना आपके पास अकोमोडेशन ये लेंसेज परफॉर्म करेंगे, साथ में पोस्टीरियर जो है ओपेसिफिकेशन है, ठीक है, कैप्सूल की, वो आपके पास उसके चांसेस होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सेंट्रेशन आपके पास लेंस की मेंटेन रही, ये कुछ इशूज़ है हमारे पास जो कि अकोमोडेटिव आईयूएल्स के साथ हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आईयूएल्स के साथ भी ये इशूज़ हमारे पास रहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के लिए, तो ये हमारे पास कैटरेक्ट से मिलता जुलता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है। हमने जो है थॉरली जो है ओकुलर एग्जामिनेशंस जो है कर लेनी है, ठीक है, राइज डायोपी हो, ठीक है, विट्रस डिजनरेशन हो, रेटिनल डिजनरेशन हो, इन सारी कंडीशंस को हमने एलिमिनेट करने के बाद ही जो है प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। किसी किस्म की भी एबनॉर्मलिटी वगैरह हो तो उन एबनॉर्मलिटीज़ को पहले ट्रीट करने के बाद जो है हमने रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज प्रोसीजर के बारे में सोचना है।
सेकंड IOL पावर कैलकुलेशन जो है उसके लिए हमने क्या इमर्जन बायोमेट्री जो है हमने परफॉर्म करनी है। साथ में ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री बेस्ड बायोमेट्री जो है IOL मास्टर के जरिए जो है परफॉर्म करनी है। और साथ में जो बेस्ट फार्मूला है ठीक है वो उसको हमने क्या पहले से क्या कैलकुलेट कर लेना है। जिस तरह मायोपिया के लिए SRKT और हमारे पास हाइपरोपिया के लिए हॉलीडे 2 है, लेकिन इसमें भी हमारे पास केस टू केस क्या डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स है जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास सर्जिकली इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म जो है हमारे पास उसको क्या कंट्रोल किया जा सके जिस हद तक पॉसिबल है। ठीक है, इसमें सर्जन का एक्सपीरियंस आपके पास काउंट होगा। कैप्सुलोरेक्सिस जो है आपके पास राउंड रेगुलर और हमारे पास जो है IOL ऑप्टिक्स से थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपके पास एक बेटर सेंट्रेशन जो है अचीव हो सके। फेमटोसेकंड असिस्टेड लेंस एक्सट्रैक्शन जो है यानी आपके पास जो फेमटोसेकंड लेजर का यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपके पास वैक्यूम और माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज़ किया जा रहा होता है। तो उसके कुछ कमर्शियली अवेलेबल एल्कॉन और हमारे पास इसी तरह के बॉस्क एंड लॉम, ये सारी कंपनीज की अवेलेबल हैं। कंक्लूजन की अगर इसकी बात करें तो इमीडिएट और लेट पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स जो हमारे पास कैटरैक्ट में है सेम इसी तरह हमारे पास इसमें भी हो सकती हैं। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट्स हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन के चांसेस इसमें भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास रिसेंट एडवांसमेंट्स जो हमारे पास IOLs में देखी गई हैं, ठीक है, मैंने उस चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे पास जो है इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। अब इसी में सेकंड हमारे पास क्या फेक एक रिफ्रैक्टिव लेंसेज हैं। ठीक है, तो ये यानी आपके पास क्या लेंस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक पावर का IOL इम्प्लांट कर लेना। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास एक चेंज ये है कि हमने जो ओरिजिनल लेंस है नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, ताकि आपके पास अकोमोडेशन का जो फिनोमेना है वो हमारे पास डिस्टर्ब ना हो। मायोपिया हाइपरोपिया दोनों के लिए क्या हमारे पास ये टेक्निक क्या यूज़ की जा सकती है। ठीक है, हाई डिग्री का आपके पास मायोपिया हो, ठीक है, 8 डायोप्टर से ज़्यादा या आपके पास 6 डायोप्टर से ज़्यादा का हाइपरोपिया हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या हमारे पास ये यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे पास टाइप्स है। ठीक है, फेक IOLs की तो हमारे पास ये वही टाइप्स है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस है आपके पास, यानी जो पोस्टीरियर चैम्बर में हमारे पास लेंस को प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये वो लेंसेज होंगे। ठीक है, इन प्रोसेस में हमारे पास आयरोडेक्टमी जो है आयरोडोटोमी जो है हमारे पास परफॉर्म की जाती है, ताकि आपके पास जो पोस्ट ऑपरेटिव पिपुलरी ब्लॉक का खतरा है वो आपके पास रिड्यूस हो सके। तो इसके ये कुछ कमर्शियली अवेलेबल भी हैं। ठीक है, उनके फीचर्स दी मैं। ठीक है, सेकंड इसमें एंगल सपोर्टेड एंटीरियर चैम्बर PRLs हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 जो है हुक्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास आयरस पे क्या सपोर्ट पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑप्टिक पोर्शन इनका 5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर में, और हमारे पास 7 से 20 डायोप्टर मायोपिया के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास इंडोथीलियल डैमेज का हमारे पास कॉर्नियल इंडोथीलियल डैमेज का हमारे पास खतरा होता है। ठीक है, और आपके पास जो आयरस पेरिफेरी है वो हमारे पास श्रिंक होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से इन लेंसेज का यूज़ हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन और ग्लाकोमा के चांसेस भी हमारे पास जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में इनके देखे जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आयरस क्लॉ लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 जो है आपके पास ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो है आपके पास स्मॉल हैप्टिक्स होती है। ठीक है, जिससे क्लॉज की तरह होते हैं। ठीक है, जिसने क्या है आयरस को क्या है अटैच किया होता है। ठीक है, आयरस से अटैच हुए होते हैं। इन लेंसेज का बेनिफिट हमारे पास ये है कि ये आपके पास एंगल रिलेटेड या आपके पास क्रिस्टलाइन लेंस रिलेटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करते। अब इनके एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो काफ़ी सेफ है। ठीक है, प्रोडक्टेबल है, रिवर्सेबल है, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, लेजिक भी क्या बाद में क्या है परफॉर्म की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस वही हैं जो अभी क्या बयान किया गया। ठीक है, कि कॉर्नियल इंडोथीलियल डिकम्पनसेशंस, क्रॉनिक यूवेटिस, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, एंडोप्थेल्माइटिस। ठीक है, और फर्दर भी आपके पास आयरस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी आपके पास हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी क्या इन प्रोसीजर्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए कि बाद में अगर फर्दर जो है ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो तो पेशेंट के माइंड को हमने पहले से ही क्या इस बात के लिए रेडी करना होता है। ठीक है, अगर लेंस हमारे पास डिसेंटर्ड हो जाए, ठीक है, या आपके पास कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमने पेशेंट को पहले से प्रिपेयर करना होता है, ताकि उस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हमारे पास ट्रीट किया जा सके। अच्छा गाइस, तो अब हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है कंबाइंड लेंस और कॉर्निया बेस्ड रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है। ठीक है, तो हमारे पास कम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, कि आपके पास बायोप्टिक्स यानी 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएँ, या ट्रायोप्टिक्स आपके पास 3 प्रोसीजर्स जो है परफॉर्म किए जाएँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए। बायोप्टिक्स के प्रोसीजर यानी जिसमें 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज और साथ में लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिशन जो है आपके पास एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट सर्जरी आपके पास सही रिजल्ट्स ना दे, ठीक है, या कुछ एरर आपके पास रह जाए, तो फिर आपने लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिशंस के जरिए उसको क्या खत्म करना होता है। या आपके पास क्या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के साथ क्या है आप लेजिक सर्जरी भी क्या बाद में परफॉर्म कर सकते हैं, कि आपके पास अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर जो है रह गया हो। इसी तरह फेकिक IOL लेंस इम्प्लांटेशन के बाद भी जो है लेजिक सर्जरी आपके पास क्या रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाती हैं। ट्रायोप्टिक्स प्रोसीजर में हमारे पास अगर टॉरिक IOL इम्प्लांटेशन हमने बैग में किए तो मल्टीफोकल IOL जो है हमने सल्कस में जो है प्लेस करना है, और उसके बाद थर्ड प्रोसीजर हमने लेजिक भी क्या परफॉर्म कर सकते हैं अगर फिर भी हमारे पास कोई रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर हो। ये प्रोसेस हम तभी करते हैं जब फर्स्ट सर्जरी हमारे पास फेल हो जाए या उसमें हमारे पास कोई एरर रहता हो। ठीक है, बायोप्टिक्स के बाद ही फिर हमारे पास ट्रायोप्टिक्स तक बात जाती है। पिगीबैक IOL आपके पास ऑलरेडी के 2 स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, जिसमें 1 स्टेप में हम क्या लेंस की पावर को थोड़ा सा अंडर करेक्ट रखते हैं, फिर सेकंड में उसको फुल करेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर क्या रह जाए तो फिर हम क्या लेजिक के जरिए उसको करेक्ट करेंगे। अब ओवरऑल अगर के समरी बयान करें, ठीक है, कि मायोपिया के लिए बेस्ट प्रोसीजर आजकल के वक्त में कौन सा होगा। ठीक है,
तो लो टू मॉडरेट मायोपिया में आपके पास 1 से 8 डायोप्टर तक का जो होता है उसमें लेजिक और सी लेजिक आपके पास बेस्ट रहता है, ठीक है। इसी तरह एपी लेजिक आपके पास है थिन कॉर्नियाज में 1 to 6 डायोप्टर और नॉर्मल कॉर्निया 1 से 10 डायोप्टर के लिए भी क्या बेहतरीन रहता है, ठीक है। इंटेक्स आपके पास जो इंट्राकॉर्नियल जो है इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास 1 से 3 डायोप्टर के लिए। ऑर्थो केराटोलॉजी टेक्निक जो आपके पास लेंस के जरिए जो है कॉर्निया को रीशेप करना, तो वो हमारे पास 1 से 3 डायोप्टर के लिए काम करता है, लेकिन पेशेंट की एज अगर आपके पास 18 ईयर से कम हो। अब हाई मायोपिया के लिए यानी 8 डायोप्टर से आपके पास ज़्यादा हो तो उसमें हम फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंसेज क्या है ये उन पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे जिनकी एज आपके पास 40 ईयर से कम हो, और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज जो है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी एज आपके पास 40 ईयर से ज़्यादा हो। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को क्या ये मायोपिया रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे।